औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैसेस एक्सचेंज के प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था कि गैसेस एक्सचेंज क्यों ज़रूरी है और गैसेस एक्सचेंज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है और प्लांट्स में कैसे होता है। और आज लेक्चर नंबर 2 में हम ये डिस्कस करेंगे कि गैसेस एक्सचेंज ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है और ह्यूमन बींग के अंदर कौन कौन से ऐसे जो सिस्टम्स मौजूद हैं जिसके थ्रू ये गैस एक्सचेंज होता है। तो गैस एक्सचेंज इन ह्यूमन बींग शुरू करने से पहले कुछ एक दो टर्म्स जो है इनको हम समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहले है एक ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग एक्चुअली इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट डज इट मीन? Actually, it is a process of taking air from the environment into the body to get oxygen and then exhale the air outside of the body to get rid of carbon dioxide. क्योंकि ऑक्सीजन हमारे लिए एसेंशियल गैस है जो हमें रेस्पिरेशन में ज़रूरत होती है। अपने फूड को ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके वहाँ से एनर्जी रिलीज करने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। सो हम एयर को बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं ताकि उसमें मौजूद ऑक्सीजन को हम इस्तेमाल कर सकें। और फिर रेस्पिरेशन जब बॉडी में होती है तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम अपनी बॉडी से बाहर एनवायरनमेंट में एक्सक्रीट कर सकें, उसको बाहर निकाल दें। तो ये जो प्रोसेस है जस्ट एयर का बॉडी में लेकर जाना वहाँ से ऑक्सीजन लेने के लिए और फिर वहाँ से एयर का बॉडी से बाहर आ जाना ताकि हम उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाए। ये जो प्रोसेस है इसको ब्रीथिंग कहते हैं। यानी ये ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें सिर्फ एयर बॉडी में एंटर होती है और एयर बॉडी से बाहर आती है। इतने मैकेनिज्म को ब्रीथिंग कहते हैं। दूसरा जो प्रोसेस होता है इसमें वो है रेस्पिरेशन का। अब रेस्पिरेशन के बारे में हम बड़ी तफसील से पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं। एक्चुअली रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी व्हिच इज देन यूज्ड बाय सेल्स टू कैरी आउट द सेलुलर फंक्शन। कि सेल ने जो अपने फंक्शंस करने होते हैं, हर एक सेल, हर एक ऑर्गेनेली बॉडी के हर एक सेल को एनर्जी की ज़रूरत है। तो एनर्जी उसको कहाँ से आती है? सेल के अंदर भी हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन होती है। वहाँ पर ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है उसमें से एटीपीज बनते हैं और वो एटीपीज जो है वो हमारी बॉडी या दूसरे सेल्स जो हैं वो एनर्जी सोर्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सो रेस्पिरेशन कहाँ होती है? सेल के लेवल पर। एक सेल के अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीजन की मौजूदगी में ब्रेक डाउन होना टू रिलीज एटीपी, इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एज ए बाय प्रोडक्ट बनता है। और ब्रीदिंग जस्ट क्या है? एयर का बॉडी में लेकर जाना और एयर का बॉडी से एक्सक्रीट कर देना। यह हम थोड़ा सा इसके अंदर और एक डिफरेंस देख लेते हैं कि ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है। अब देखें इसके अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा। जब हम यूँ इनहेल करते हैं और बाहर से एयर हमारी बॉडी में लंग्स में चली गई, इसके अंदर किसी किस्म का कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ। ये एक फिजिकल प्रोसेस है कि फिजिकली एयर जो है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर। इसी तरह से जब हम एक्सहेल करते हैं, यूँ करके साँस बाहर निकालते हैं, तो इसमें भी किसी किस्म का कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, बल्कि वो जो एयर लंग्स के अंदर मौजूद थी वो बाहर आ गई। तो ब्रीदिंग एक बायोफिजिकल प्रोसेस है और ये वॉलंटरी प्रोसेस है। वॉलंटरी का मतलब क्या होता है? जो हमारे कंट्रोल में हो, जिसको हम अपनी मर्जी से परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम कुछ देर के लिए, हमेशा के लिए नहीं, कुछ देर के लिए अगर हम सांस को रोकना चाहें यानी ब्रीदिंग को रोकना चाहें तो ये हमारे कंट्रोल में है, हम इसको रोक सकते हैं, इसलिए इसको वॉलंटरी प्रोसेस कहते हैं। लेकिन रेस्पिरेशन जो है वो एक केमिकल प्रोसेस है। एक सेल के अंदर ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होगा, ग्लाइकोलाइसिस होगी, ऑक्सीजन वहाँ पर मौजूद होगी, उसमें से फिर उसके बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, उसमें से एनर्जी रिलीज होगी, एटीपी बनेंगे। तो ये सारा क्या है? केमिकल प्रोसेस है और ये एक सेल के अंदर हो रहा है। सो ब्रीदिंग इज अ बायोफिजिकल प्रोसेस एंड रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। और रेस्पिरेशन टेक प्लेस एट सेलुलर लेवल, जबकि ब्रीदिंग जो है वो हमारे लंग्स में हो रही होती है। इसके अलावा एक और चीज़ जो बड़ी इम्पोर्टेंट है
दोनों के अंदर, वो ये है कि जब इन्हेलेशन या एक्सहेलेशन करते हैं, यानी साँस को जिस्म में एयर को लेकर जाते हैं या बाहर निकालते हैं, तो इसके लिए सिर्फ़ हमारे ये रिब्स या रिब्स के अंदर ये जो मसल्स होते हैं, जिनको इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं, ये और डायाफ्राम, डायाफ्राम जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये जो लंग्स हैं, जो चेस्ट कैविटी में लंग्स हैं, ये लंग्स ये बिल्कुल नीचे ये एक मस्कुलर शीट है, जो सेपरेट कर रही है एब्डोमिनल कैविटी को और थोरेसिक कैविटी को, ये चेस्ट कैविटी को सेपरेट करती है। ये एक डूम शेप्ड ये नीचे एक स्ट्रक्चर है, मस्कुलर शीट है, जिसको डायाफ्राम कहते हैं। तो ये इनकी इन्वॉल्वमेंट होती है ये ब्रीदिंग के लिए। फिज़िकली इनके अंदर क्या चेंजेस होती हैं, किस तरह से हम ब्रीथ इन करते हैं या ब्रीथ आउट करते हैं, ये हम इंशाल्लाह जब ब्रीदिंग का मैकेनिज़्म आगे जाके पढ़ेंगे, तो उसके अंदर इसको डिस्कस करेंगे कि ये ब्रीदिंग कैसे होती है। ये डिफ़रेंस हो गया ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में। अब हम देखते हैं कि जो हमारी बॉडी के अंदर ये जो ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है, उसके लिए हमारी बॉडी में कौन-सा सिस्टम मौजूद है। तो ये हमारी बॉडी में एक सिस्टम जिसको रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं, ये पूरा सिस्टम जो है मौजूद होता है, जो इस प्रोसेस में हमारे काम आता है। ये इसका एक जनरल स्ट्रक्चर आपके सामने मौजूद है। जैसे कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यहाँ से ये नाक से यानी नोज़ जो है यहाँ से ये स्टार्ट होता है और फिर ये यूँ करके आगे ये लंग्स जो हैं ये मौजूद हैं, यहाँ तक ये हमारा जो सिस्टम मौजूद है सारे को रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। अब इस रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या है? यानी इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स टू गेट आउटसाइड एयर इनसाइड द लंग्स, यानी बाहर से हवा को यूँ लंग्स के अंदर लेकर जाना एंड आफ्टर गैसेस एक्सचेंज एयर गोज़ आउट, कि यहाँ पर जब गैसेस एक्सचेंज हो गई और फिर उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको यहाँ से बॉडी से बाहर निकाल देना। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम हो गया। अब इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स कौन-से होते हैं? ये एक्चुअली इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक आप देखेंगे कि ये लंग्स है। गैसेस एक्सचेंज कहाँ पर हो रहा है? इन लंग्स के अंदर। इन लंग्स के अंदर कहाँ पर किस जगह पर गैस एक्सचेंज होता है? जब हम लंग्स का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आगे तो उसके अंदर ये इसको डिस्कस करेंगे। तो अभी हम देखेंगे एक ये हिस्सा है, यहाँ से शुरू होता है और ये लंग्स तक मौजूद है और ये उसके बाद लंग्स शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से हम इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। एक ये पैसेज है, रास्ता है, जहाँ से ये एयर गुज़र कर लंग्स तक पहुँचती है। इसलिए इसको कहते हैं एयर पैसेज वे। ये एयर पैसेज वे है। यहाँ से शुरू हुआ नोज़ से और फिर ये लंग्स तक ये एयर को लेकर जाता है। ये वो रास्ता है क्योंकि पैसेज है जहाँ से एयर गुज़रती है, इसलिए इस हिस्से को हम बोलेंगे एयर पैसेज वे और दूसरा हिस्सा आ गया लंग्स इटसेल्फ। तो 2 हिस्सों में इसको डिवाइड करके पढ़ लेंगे। पहले हम पढ़ेंगे कि ये जो एयर पैसेज वे है, इसके कौन-कौन से पार्ट्स हैं यहाँ से लेके यहाँ तक और उनके क्या फंक्शंस होते हैं और फिर उसके बाद लंग्स को सेपरेटली डिस्कस करेंगे कि लंग्स के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, इनके अंदर कौन से स्ट्रक्चर्स हैं और फिर वो कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एयर पैसेज वे को। Air passageway consists of parts through which the outside air comes in the lungs and after the exchange of gases it goes out। ये मैंने भी आपको जैसे बताया कि ये वो पार्ट्स हैं जहाँ से एयर बाहर से लंग्स तक पहुँचेगी और फिर ये लंग्स से वापस एयर को लेकर एनवायरनमेंट में आ जाएगा। ये तमाम पार्ट्स यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इनको एयर पैसेजवे के पार्ट्स कहेंगे। अब इसमें कौन-कौन से पार्ट्स हैं? यानी सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका पहला पार्ट होता है जिसको कहते हैं नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रेल्स हैं और नेज़ल कैविटी है। आज हम ये पहले 2 पार्ट्स को देखते हैं कि ये नॉस्ट्रेल्स और नेज़ल कैविटी क्या होती है। ये देखिए इस स्ट्रक्चर में आपको ये नज़र आ रहा है कि ये नोज़ नोज़ के बाहर यहाँ पर ये जो 2 सुराख होते हैं छोटे-छोटे, जो पोर होते हैं, ये बाहर जो नाक हमारी ये एनवायरनमेंट में खुलती है, तो ये जो पोर्स होते हैं, इन ये सुराख जो होते हैं, इनको ओपनिंग्स यानी आप दूसरे लफ्ज़ों में कहेंगे कि ये ओपनिंग जो है नोज़ की, इनको क्या कहते हैं? नॉस्ट्रिल्स। तो 2 नॉस्ट्रिल्स होते हैं, इसको आप उर्दू में क्या कहेंगे? आम ज़ुबान में इसको जो बोलते हैं, ये ये नॉस्ट्रिल्स यानी नथने जिसको आप आम ज़ुबान में कहते हैं।
नॉस्ट्रल्स। तो ये नॉस्ट्रल्स है। अब ये नॉस्ट्रल्स के बाद आगे ये नाक का अंदर वाला हिस्सा है। ये जो अंदर वाला हिस्सा है जिसको आप नेज़ल कैविटी कहते हैं। आपको याद होगा कैविटी की डेफिनेशंस में आपने पढ़ा था कि बॉडी के अंदर मुख्तलिफ ऐसी स्पेसेस होती हैं, जो खाली स्पेसेस होती हैं उनको कैविटीज़ बोलते हैं। अब क्योंकि ये नाक के अंदर की जगह है, इसलिए इसको नेज़ल कैविटी बोलते हैं। तो ये नेज़ल कैविटी जो है, ये बाहर एनवायरनमेंट के साथ ये ओपन हो रही है थ्रू एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। ये बाहर की तरफ है, क्योंकि ये बाहर एनवायरनमेंट की तरफ ये खुल रहे हैं, तो इनको क्या कहेंगे? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। और फिर ये नोज़ आ गया, और नोज़ अंदर वाली साइड पे भी ये देखें आगे जाके इसके अंदर भी ओपनिंग्स होती हैं। ये जो अंदर की तरफ इसके जो ओपनिंग्स होती हैं उनको इंटरनल नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। अंदर वाली साइड पे इंटरनल नॉस्ट्रिल्स हैं, ये बाहर वाली साइड पे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स हैं, और ये जो दरमियान में इन दोनों का हिस्सा है, इसको नेज़ल कैविटी कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये जो नेज़ल कैविटी है, या जो नाक का अंदर का हिस्सा है, व्हिच इज़ आल्सो डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। अगर आप ये देखेंगे तो ये नेज़ल कैविटी जो है अंदर के 2 हिस्सों में डिवाइड हुई है। दरमियान में एक पर्दा होता है, जिसको नेज़ल सेप्टम कहते हैं। यानी सेप्टम की वजह से नाक जो है 2 हिस्सों में अंदर से इसकी कैविटी 2 हिस्सों में डिवाइड होती है। तो ये नेज़ल कैविटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है गैसियस एक्सचेंज में। नेज़ल कैविटी क्या काम करती है कि जब हम देखें बाहर से एयर को नाक के ज़रिए यानी नोज़ के ज़रिए जब हम उसको आगे लंग्स में लेकर जाना है, जब हम इन्हेल करते हैं, यूँ करके इन्हेल करेंगे, तो जो बाहर से एयर हमारे नोज़ में एंटर हो रही है, उसके अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं। फिर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर वेरी करता है। कभी एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, कभी एनवायरनमेंट का टेम्परेचर सर्दियों के मौसम में बहुत कम होता है। लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर वेरिएबल नहीं होता। बॉडी का टेम्परेचर तो 37 डिग्री सेल्सियस पे ही रहता है। तो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर 37 होता है। एनवायरनमेंट का टेम्परेचर चेंज होता रहता है। तो अब क्या होना है कि जैसे ही बाहर से एयर हमारे ये नॉस्ट्रिल्स के ज़रिए अंदर एंटर होगी, तो उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स या बैक्टीरिया वगैरह इस तरह की चीज़ें मौजूद होंगी, तो इस नाक के अंदर यानी इंटरनल नेज़ल कैविटी के अंदर यहाँ पर म्यूकस प्रोड्यूस होता है, यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं, और इसके अलावा नाक के अंदर हेयर भी होते हैं। तो चाहे जैसे ही एयर एंटर होगी तो उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे या बैक्टीरिया वगैरह होंगे, दे गेट एंटेंगल्ड इन दीज एयर्स एंड म्यूकस। इसके साथ वो यहाँ पर चिपक जाएँगे या उन बालों में फँस जाएँगे। उसकी वजह से ये एयर फ़िल्टर होकर आगे जाएगी, और वो डस्ट पार्टिकल्स और बैक्टीरिया वगैरह आगे हमारे लंग्स में नहीं जा सकेंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट काम क्या हो गया इसका कि द हेयर प्रेज़ेंट इन द नेज़ल कैविटी, और जो म्यूकस होता है उसकी वजह से क्या करते हैं कि वो बैक्टीरिया या डस्ट पार्टिकल्स इसके अंदर एंटेंगल हो जाते हैं, और वो आगे नहीं जा सकते। दूसरा फंक्शन नेज़ल कैविटी का ये होता है कि जैसे ही बाहर से एयर एंटर होगी, उसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर पे लेकर आना। यानी इसमें से जब एयर गुज़रेगी, तो ये इसको वार्म करेगी और उसको बॉडी टेम्परेचर पर लेकर आएगा। क्योंकि बाहर का टेम्परेचर और बॉडी टेम्परेचर डिफरेंस है। तो इसलिए ये एक और फंक्शन इसका दूसरा ये हो गया कि ये एयर को बॉडी टेम्परेचर पर भी लेकर आते हैं। तो दूसरा फंक्शन ये हो गया। तीसरा फंक्शन एक और है कि ये एयर को मॉइस्ट करते हैं। समटाइम ड्राई एयर होती है जो एनवायरनमेंट की, जब वो एंटर होती है तो इसके अंदर ये जो म्यूकस और उसके अंदर वाटर कंटेंट्स मौजूद होते हैं, उसकी वजह से ये एयर को मॉइस्ट भी करते हैं। तो ये 3 फंक्शंस हमने देखे अभी इसके नेज़ल कैविटी के। नंबर 1 फिल्ट्रेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स एंड बैक्टीरिया। नंबर 2 नंबर 2 एक और हमने बताया था इसका क्या फंक्शन है, इट ब्रिंग्स द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर। और तीसरा फंक्शन क्या हो गया, इट मॉइस्चर द एयर। तो ये 3 फंक्शन इसके नेज़ल कैविटी के हो गए। ये नॉस्ट्रल्स और नेज़ल कैविटी और इसके फंक्शंस आपको समझ आ गए होंगे। अब इसका एक दफ़ा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय नॉस्ट्रल्स? द नॉस्ट्रल इज वन ऑफ द टू होल्स इन योर नोज through which you breathe, smell, and sometimes sneeze. And air passageway opens to exterior via opening called nostrils. क्योंकि जो हमारा
हमारा एयर पैसेज वे है सारा, ये बाहर एनवायरनमेंट में ओपन कहाँ से होता है? नॉस्ट्रिल्स के जरिए। एंड नेजल कैविटी आर लाइंड विद म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ सीलिएटेड एपिथेलियम। हमने बताया था कि जो नेजल कैविटी के अंदर से उसके अंदर क्या होती है, उसकी एपिथेलियम जो है उसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो म्यूकस पैदा करती है। और नेजल कैविटी परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस जो मैं भी आपको बता चुका हूँ। नंबर 1, एयर एंटर्स द नेजल कैविटी थ्रू नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स के जरिए ही हवा अंदर एंटर होगी। द लार्ज डस्ट पार्टिकल्स आर ट्रैप्ड बाय द हेयर प्रेजेंट इन द नेजल कैविटी। फिर air while passing through the nasal cavity becomes moist, warm and filters small foreign particles by mucous membrane। ये इसका फंक्शन हो गया। अब इसका जो अगला पार्ट होता है, यानी जहाँ पे ये इंटरनल नॉस्ट्रिल्स आगे खुलते हैं, तो ये जो पीछे हमारे ये जो हलक का हिस्सा जिसको हम जुबान में हम बोलते हैं, इसको कहते हैं फेरेंक्स। ये फेरेंक्स का एरिया है। तो ये अब हम पार्ट्स पढ़ रहे हैं। यहाँ से शुरू हुआ हमारा एयर पैसेज वे, यानी एयर पैसेज वे स्टार्ट्स फ्रॉम द नॉस्ट्रिल्स, नोज, नॉस्ट्रिल्स, द नेजल कैविटी, देन इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, उसके बाद क्या आ गया? फेरेंक्स। The nasal cavity opens into the pharynx by two internal openings called internal nostrils. The pharynx is a muscular passage lined with mucous membrane and is common to both food and air। मकसद क्या है कि यहाँ पर देखें, ये मुंह से हम ये फूड लेते हैं, ये माउथ का रास्ता है, और ये कौन सा रास्ता है? ये नाक से जो आ रहा है। अब ये वाला जो कॉमन पैसेज है जहां से ये एयर भी गुजरती है, फूड भी गुजरती है, इसको क्या बोल रहे हैं? फेरेंक्स। तो ये हलक का एरिया इसको बोलते हैं, विच इज कॉमन फॉर बोथ फूड एंड एयर, इज कॉल्ड फेरेंक्स। अब फेरेंक्स के बाद अगला जो पार्ट होता है जिसको कहते हैं लेरेंक्स। अब मैं आप थोड़ा सा यहाँ पे पहले ये इसकी एक यहाँ पे रख दिखा दूं कि ये माउथ, ये नेजल कैविटी, और ये नेजल कैविटी और माउथ, यहाँ पे इनका कॉमन जो पैसेज आ गया था, इसको आपने फेरेंक्स कहा था। और फेरेंक्स के बाद आप देखें कि ये आगे ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये जिसको आप हवा की नाली कहते हैं, या एयर पैसेज वे जिसको हम बोल रहे हैं। और इसकी बैक साइड पे ये कौन सी ट्यूब है? इसको ईसोफेगस कहते हैं। ईसोफेगस क्या है? ये खुराक की नाली है। यानी अगर हम कोई चीज जब खाते पीते हैं तो वो कहाँ से जाएगी? यानी ये माउथ से हमने अगर कोई चीज हम खाते हैं या पीते हैं तो वो यहाँ आगे हवा की नाली में नहीं जाएगी, एयर पैसेज वे में नहीं जाएगी, बल्कि यहाँ से वो ईसोफेगस में जाएगी, यहाँ से ईसोफेगस में स्टमक में जाएगी। अब इसमें एक बात ये समझने वाली है कि ये जो कॉमन एरिया है, यहाँ से जब हम मुंह के जरिए कुछ चीज खाते हैं या पीते हैं तो वो ये यहाँ पर इसके अंदर क्यों नहीं चली जाती? यानी ये लेरेंक्स के अंदर, ये वाला जो एरिया है इसको लेरेंक्स बोलते हैं, लेरेंक्स के अंदर क्यों नहीं चली जाती? उसकी वजह यह है कि यहाँ पर ये देखें, ये जो ओपनिंग है इसकी, ये जो एयर पैसेज वे की ओपनिंग है हलक के अंदर, फेरेंक्स के अंदर, इस ओपनिंग को ग्लाटस कहते हैं। ओपनिंग ऑफ एयर पैसेज वे इन द फेरेंक्स इज कॉल्ड ग्लॉटस। ये ग्लॉटस है ओपनिंग, और इसके ऊपर एक छोटा सा फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है। अब ये जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, इसका काम क्या है कि जब हम ये कुछ चीज खाएंगे या पिएंगे तो वो ये इसको इसको बंद कर देगा, इस एयर पैसेज वे के ऊपर आकर ये बंद कर देगा, और वो बोलस जो है हमारा फूड का या जो पानी, अगर हम कोई भी चीज खा पी रहे हैं तो ये यहाँ से स्लाइड करके इसोफेगस में चली जाएगी। नहीं, वो हमारे इसोफेगस में जाएगी, वो इधर एयर पैसेजवे में नहीं आ सकती। तो ये जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है ऑन द ग्लॉटस, दिस इज कॉल्ड एपीग्लॉटस। तो ग्लॉटस और एपीग्लॉटस में क्या फर्क है कि ग्लॉटस इज एक्चुअली द ओपनिंग एंड द फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर व्हिच प्रेजेंट ऑन द ग्लॉटस, वो क्या है? एपीग्लॉटस। तो एपीग्लॉटस का काम क्या होता है कि जब वाइल हम कुछ फूड या कोई चीज खा पी रहे होते हैं तो उस वक्त ये एयर पैसेजवे को क्लोज कर देता है। अब हम यहाँ से अगला ये वाला जो हिस्सा है जिसको हम एयर पैसेज वे का, जिसको लेरेंक्स बोल रहे हैं, इसको दूसरा एक नाम भी है, इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। वॉइस बॉक्स इसको क्यों कहते हैं कि इसके अंदर ये हम देखें कि एक पेयर है, मस्कुलर शीट है, उसका एक पेयर है जिनको वोकल कॉर्ड कहते हैं।
अब ये वोकल कॉर्ड्स का मतलब क्या है, ये इनका फंक्शन क्या है, कि जब इनमें से एयर गुजरती है तो ये वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं। और आपको पता है कि जब कोई चीज़ वाइब्रेट करती है तो उससे साउंड प्रोड्यूस होती है। ये जो हम बोल रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ और आप तक ये मेरी आवाज़ आ रही है, तो ये एक्चुअली यहाँ पर ये वॉइस बॉक्स जो है, इसको लिरिक्स भी कहते हैं। इसके अंदर ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं, इनमें से जब एयर गुजरेगी तो ये वाइब्रेट करते हैं और ये वाइब्रेट करने से साउंड प्रोड्यूस होती है। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये जो साउंड प्रोड्यूस होती है, ये अल्फाज नहीं होते, ये कंटिन्यूअस साउंड प्रोड्यूस होती है। अगर आप देखें ना, कभी अपनी ज़ुबान पकड़ लें, आवाज़ निकालें, तो आपके वर्ड्स नहीं निकलेंगे, बल्कि एक कंटिन्यूअस साउंड प्रोड्यूस होगी। तो फिर ये जो हम वर्ड्स बोलते हैं, ये कहाँ से बनते हैं? तो यहाँ से जब ये साउंड प्रोड्यूस होगी, तो फिर उसके बाद हमारे ये जो चीक्स और टंग है, ये उसको उसके आगे उसको वर्ड्स में चेंज करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये साउंड प्रोड्यूस होगी और ये हमारे उन साउंड को वर्ड्स की शेप देते हैं। इसलिए इसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस होती है। और साउंड कौन प्रोड्यूस करता है? वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं कि जब वो वाइब्रेट करते हैं, जब उनमें से एयर गुजरती है, तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। आगे ये जो हमारा इसका नेक्स्ट पार्ट है, इसको बोलते हैं ट्रेकिया। यानी ये लेरिंक्स आ गया, ये लेरिंक्स का हिस्सा आ गया, इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स मौजूद हैं, दे प्रोड्यूस साउंड बाय वाइब्रेशन। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हिस्सा है, इसको क्या कहते हैं? ट्रेकिया। ट्रेकिया, इसके बारे में पहले हम ये देखें कि ट्रेकिया कहाँ से, अब तक हमने कितने पार्ट्स पढ़े हैं और कहाँ से आगे कौन सा पार्ट शुरू हुआ है। एयर पैसेज वे स्टार्ट हुआ नोज से, नो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, नेजल कैविटी, इंटरनल नॉस्ट्रल्स। उसके बाद एक कॉमन एरिया आ गया जो फूड और एयर के लिए है, जिसका फेरेंक्स। फिर वहाँ से लेरेंक्स। लेरेंक्स क्या है? वॉइस बॉक्स भी इसको कह रहे हैं। और उसके अंदर वोकल कॉर्ड्स मौजूद हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और फिर उसके बाद आगे वाला जो हिस्सा है, उसको क्या बोलेंगे? ट्रेकिया। Trachea is a large membranous tube strengthened by rings of cartilage extending from the larynx to the bronchial tube, और ये तकरीबन 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। दोबारा देख लेते हैं जो दो बातें अभी आपने पढ़ी हैं, कि ये क्या है, कि एक लॉन्ग ट्यूब है विच इज enclosed by C-shaped cartilage। ये कार्टिलेज के रिंग, ये आपको नजर आ रहे हैं रिंग, ये ट्यूब है और ये कार्टिलेज के रिंग्स हैं। कार्टिलेज आप नेक्स्ट किस चैप्टर में जाकर हम बोन और कार्टिलेज के बारे में तफसील से डिस्कस करेंगे। अभी आप ये देखें कि ये बिल्कुल सॉफ्ट होती है, बोन की तरह हार्ड नहीं होती। जैसे कि ये हमारे ये कान की, आप देखें कि यहाँ पे ये ना तो ये बोन है और ना ही ये मसल है। तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? कार्टिलेजिस। ये हम एक चैप्टर में जाकर आगे इसको डिस्कस करेंगे सेपरेटली कि कार्टिलेज और बोन में क्या डिफरेंस होता है, और ये कार्टिलेजिस कितने टाइप्स की होती है और कहाँ कहाँ मौजूद होती है। तो ये सी शेप्ड इसलिए कह रहे हैं कि ये देखें आगे से ये बिल्कुल फुल रिंग बना हुआ है, ये बैक साइड से ये जुड़ी नहीं हुई, बैक साइड से इसके अंदर जाकर कैप होता है। ये सी की शेप बनेगी जब अगर हम इसको पीछे से भी देखेंगे। अब ये जो सी शेप्ड ये कार्टिलेज मौजूद है, इनका काम क्या है? एक्चुअली ये इसको स्ट्रेंथन करती हैं। अभी हमने पढ़ा था कि इसको कोलैप्स नहीं होने देती हैं। देखें ये एयर पैसेज वे, ये अगर बिल्कुल सॉफ्ट होता तो ये क्या हो सकता था कि जब इसके अंदर में अंदर एयर मौजूद ना हो तो ये कोलैप्स भी हो सकता है, और ये कोलैप्स हो गया तो बात खत्म हो गई। तो ये जो हार्ट, ये जो रिंग्स हैं, ये इसको कोलैप्स होने से रोकते हैं। अभी जैसे ये पढ़ रहे थे कि ट्रैकिया इज अ लार्ज मेम्ब्रेनस ट्यूब strengthened by rings of cartilage extending from the larynx to the bronchial tubes। तो larynx का तो पता चल गया, वहां से ये शुरू होती है और कहाँ तक ये जाती है? bronchial tubes तक। अभी हम bronchial tubes आगे देखेंगे कहाँ शुरू होती हैं। The trachea or windpipe is a tubular structure about 12 centimeter lying ventral to the esophagus। ठीक है, तो जैसे हमने पिछले स्ट्रक्चर में ये दिखाया था कि वेंट्रल टू द इसोफेगस, ये इसोफेगस है और उसकी वेंट्रल साइड यानी सामने वाली साइड पर ये मौजूद होता है। ये इसकी लोकेशन है।
The chest cavity, thorax, where it is divided into right and left bronchi. अब क्या होगा? नेक्स्ट आगे जाकर, यानी ये आगे जाकर ये फिर दो हिस्सों में यूं डिवाइड हो जाता है। ये जो यहाँ से ये डिवीजन हो रही है इसकी, यहाँ तक कि क्या है ट्रेकिया, फिर आगे ये लेफ्ट और राइट साइड पे ये डिवाइड होता है दो पार्ट्स में। इसको कहते हैं लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई। एक सिंगल है तो उसको कह रहे हैं ब्रोंकस, और अब ये दो हैं, एक इधर और एक इधर, तो इनको ब्रोंकाई कह सकते हैं। ये एक ब्रोंकस और ये ब्रोंकाई है। और ये जो यहाँ से ये डिवाइड होती हैं दो पार्ट्स में, बाइफर्केशन यहाँ पर हो रही है, ये बाइफर्केट करके दो ब्रोंकाई में डिवाइड हो रही है, इस एरिया को कैरेना भी बोलते हैं। इसके बाद हम ये देखेंगे कि ये जो ट्रेकिया है और फिर आगे ये ब्रोंकाई है, इनके अंदर इनके अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, जिनको सीलिया कहते हैं। और इसके अलावा ये इसके अंदर एक म्यूकस मेम्ब्रेन भी होती है। अब इन दोनों का काम यहाँ पर क्या है, सीलिया का और म्यूकस मेम्ब्रेन का। एक तो यहाँ पर म्यूकस प्रोड्यूस होता है, और उसके अलावा सीलिया जो है यहाँ पर वो हमेशा अपवर्ड यूं करके अपवर्ड उनकी बीटिंग होती रहती है। ये ऊपर की तरफ यूं करके बीट करते रहते हैं, जैसे वो कहते हैं ना बोट के वो जो ओर्स होते हैं, चप्पू होते हैं, जैसे जैसे उसमें पानी को धकेलते हैं, इस तरह से ये अपवर्ड बीट करते रहते हैं। अब इसका क्या फायदा होता है कि नंबर एक तो अगर यहाँ से जो हमने पढ़ा था शुरू में कि नेजल कैविटी से जो एयर है वो फिल्टर होके आती है, लेकिन फिर भी अगर उसमें से कुछ चीज़ें रह जाएँ और वो अगर यहाँ पर एंटर हो जाए हमारे एयर पैसेज वे में, तो वो यहाँ पर आकर ये जो म्यूकस है उसके अंदर वो ट्रैप हो जाएंगी, और ये सीलिया जो है ये इनको रिजोर्स से प्रोपेल करके बाहर निकाल देते हैं। कभी कभार आपने ये भी देखा होगा, खाते पीते अगर अचानक कोई चीज़ हमारे सांस की नाली में चली जाए तो एकदम बिल्कुल वो उसको बड़ी फोर्स के साथ है वो उसको बाहर निकाल देते हैं। वो क्यों होता है कि वो जो सीलिया है वो क्योंकि अपवर्ड बीट कर रहे होते हैं और वो फोर्सफुली उसको प्रोपेल कर देते हैं आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो ये अगेन है, ये एक डिफेंस का सिस्टम है यहाँ पर मौजूद। ये इससे अगर कोई डस्ट पार्टिकल्स, बैक्टीरिया, ये इस तरह की चीज़ें अगर यहाँ तक पहुँच गई तो यहाँ पर जो म्यूकस लाइनिंग है या म्यूकस मौजूद है उसके साथ उसमें ट्रैप हो जाएंगी, और सीलिया जो उनकी अपवर्ड बीटिंग की वजह से वो यहाँ से बाहर निकल जाएंगी। अब ये आगे जाकर ये जो ब्रोंकाई है ये मजीद आगे छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं, जिनको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। यानी ये ट्रेकिया, फिर उसके बाद ये ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई के बाद ये ब्रोंक्यूल्स। ये दोबारा से इसको एक दफा देख लें। The trachea or windpipe is a tubular structure about 12 centimeter lying ventral to the esophagus and extends to the chest cavity. Thorax, where it is divided into right and left bronchi. In the wall of trachea, there are a series of C-shaped cartilage rings which prevent the trachea from collapsing and keep the passage of air open. Right? मेरे ये सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। अब ये ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के बारे में जो मैंने अभी जिक्र किया है कि each bronchus on entering the lung divides into divide and subdivides progressively into smaller bronchi. When the smaller bronchi attain the diameter of 1 millimeter or less, then they are called bronchioles. Right? ये जो भी मैंने आपको दिखाई थी स्ट्रक्चर कि ये ब्रोंकाई जब आगे मजीद डिवाइड होना शुरू हो जाएंगी तो देखिए इनका डायमीटर कम होता चला जा रहा है ना, इसका डायमीटर ज़्यादा है, इसका डायमीटर इससे कम हो गया, मजीद डिवाइड होंगी तो इसका डायमीटर कम हो जाएगा। जब तक इसका डायमीटर 1 मिलीमीटर या इससे कम हो जाता है तो फिर इसको क्या कह देते हैं, ब्रोंक्यूल्स। वहाँ तक क्या है, ये ब्रोंकाई, और उसके बाद क्या हो जाएंगी, ये ब्रोंक्यूल्स, जब इनका डायमीटर 1 मिलीमीटर या इससे कम हो जाए तो फिर इनको ब्रोंक्यूल्स बोलेंगे। तो यहाँ तक कि ही आज हमने देख लिया कि हमारा जो एयर पैसेज वे है यानी इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं कि नॉस्ट्रिल से शुरू हुआ, नेजल कैविटी, फिर उसके बाद फेरेंक्स, फिर उसके बाद लेरिंक्स, और फिर ट्रेकिया, और फिर ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई जो हम कह ब्रोंक्यूल्स का तक बनती हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम ये यहीं से इसको शुरू करेंगे आगे, और फिर लंग्स, लंग्स के स्ट्रक्चर्स, और फिर ये आगे वहाँ पर लंग्स के अंदर ये गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है, इसको इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अल्लाह हाफिज़।